राजनीति में आने का कारण क्या रहा? कि यहाँ पर जो गैर पढ़े लिखे लोग विधायक बन जाते हैं। लेकिन जब आपकी सरकार नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी से आप दावा कर रहे हैं, तो फिर कैसे आ पाएगा इतना बड़ा प्रोजेक्ट? स्वयं में इतनी इंटेलिजेंसी नहीं होती है कि हमें बात को कैसे रखना है। क्या एक मुद्दे से पूरे विधानसभा में आपको वोट मिलेंगे? तो शायद हमारे जो दतिया के नरोत्तम मिश्रा जी आदरणीय हैं, वो हमारे छतरपुर का मेडिकल कॉलेज ले गए और जी हाथ पे हाथ धरी बैठी रहीं, तो शायद ऐसा नहीं होता। क्या लगता है शिक्षकों का, कर्मचारियों का आपके लिए सपोर्ट रहेगा? मेरे पास 95% टीचरों का समर्थन है। टिकट अभी घोषणा नहीं हुई है, अभी आप भी लगे हैं, भागीरथ पटेल भी लगे हैं और हमको टिकट पार्टी देती है तो भागीरथ जी हमारा प्रचार करेंगे। पिछले दिनों एक आपकी पार्टी की बैठक चल रही थी, उसमें एक आपका वीडियो जरूर वायरल हुआ। तो हर चीज़ के दुष्परिणाम क्या होते हैं, तो लड़ाई के उनको दुष्परिणाम बता रहा था। कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें आपको सस्पेंड भी होना पड़ा था। लेकिन आज की स्थिति में लगभग अब कहीं विरोध बचा नहीं है। छतरपुर विधायक के 5 वर्ष के कार्यकाल, आलोक चतुर्वेदी के कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं? सबसे बोगस कार्यकाल देखा है मैंने अभी आज तक के जीवन काल में, क्योंकि इनके अंदर इतना अहंकार है कि हर समाज के लोगों को दरवाजे घर बुला करके सम्मान करते हैं। भैया घर बुला करके सम्मान करने का क्या मतलब है? चंद पैसों का लोभ दगा, किसी को घड़ी देते हैं, किसी को 100 रुपये की साड़ी दे रहे हैं। इस प्रकार से आप वोटिंग के पहले किसी न किसी प्रकार प्रलोभन दे रहे हैं। पर्दे के पीछे आपने आलोक चतुर्वेदी के लिए काम किया था, उस परिवार से संबंध रहे। कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी के लिए आपको भाजपा उतरवा रही है आप पार्टी से। मैं अपने आप को श्रेष्ठ ब्राह्मण समझता हूँ। भाजपा की जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, उनका कार्यकाल के बारे में? उसका जैसा विवेक काम करता है, वो अपने समझ में जन कल्याणकारी कार्य करता रहता है। इस बार क्या लक्ष्य है? कांग्रेस को हराना है या भारतीय जनता पार्टी को हराना है, या दोनों को हराना है और अपने को जिताना है? तो हमें ना बीजेपी पसंद है ना कांग्रेस पसंद है, हम आपका समर्थन करेंगे। पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैदान में उतरेंगे? पार्टी टिकट ना देगी। आपकी जीत का गणित क्या है? नमस्कार, मैं हूं सुबोध त्रिपाठी, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम और इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर में। पेप्टेक के द्वारा राजपाट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राजपाट के अंतर्गत हम ऐसे नेताओं से बात करा रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपने अपने ज़िलों में दावेदारी कर रहे हैं, अनेक पार्टियों से कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं छतरपुर, हम विधानसभा को लेकर यहाँ बातचीत करने के लिए आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वैनी प्रसाद चंसोरिया जी, जो आम आदमी पार्टी से अभी अपना दावा कर रहे हैं और यहाँ पर चुनाव मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आपने एक लंबा सफ़र जो निकाला है वो शिक्षक के रूप में निकाला है और सेवानिवृत्त होने के बाद अब नई पारी जो है आप राजनीति में आए, ऐसा क्यों? मैंने 30 जून 1986 से 30 जून 2023 यानी पूरे 37 वर्ष शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 छतरपुर में व्याख्याता के पद पर कार्य करते हुए छात्रों को पढ़ाया है और उनको हर तरह की सुख सुविधाएँ और विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था रखते हुए और सामाजिक कार्य करते हुए मैंने कार्य किया है। राजनीति में आने का कारण क्या रहा? राजनीति में आने का कारण ये रहा है कि मैं देख रहा था कि यहाँ पर जो गैर पढ़े लिखे लोग विधायक बन जाते हैं और उनको किसी प्रकार के डाटा इकट्ठे ना करके केवल लेटर लिखते रहते हैं, और लेटर लिखने से मैं देखता हूँ कि कोई भी शासन बात मानने को तैयार नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि पढ़ लिख करके और डाटा कलेक्ट करके और जनसंख्या का अनुपात और सड़कों का और शिक्षा स्वास्थ्य का घनत्व बना करके और अगर डाटा पेश करके सरकार से चर्चा की जाएगी तो सरकार निश्चित रूप से यहाँ के लिए प्राथमिकता के तौर पर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। ये बड़ा आपने कारण बताया, यानी बिना पढ़े लोग विधायक बन जाते हैं। आपकी क्या कार्य योजना है आगे, चूँकि आप चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं? मेरी सबसे पहले कार्य योजना है कि रोज़गार को बढ़ाना। जैसे छतरपुर के पास 16 किलोमीटर दूरी पर एनटीपीसी के लिए 3000 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित की गई थी। 3000 हेक्टेयर यानी 7,500 एकड़, उसमें 3000 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा गया, 300 करोड़ रुपए की बाउंड्री बनाई गई, सड़कें बनाई गई। लेकिन वो ज़मीन आज वीरान पड़ी हुई है। अगर उसके लिए कोई योजना ले आई जाएगी सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार को सबसे पहले ज़्यादा परेशानी होती है ज़मीन को अधिग्रहित करने में और उसकी सुरक्षा करने में। तो ज़मीन सरकार ने ले ली है और उसकी सुरक्षा कर ली है, तो वहाँ पर कोई ना कोई बड़ा उद्योग लाने का प्रयास करूँगा जिससे यहाँ के जनमानस को रोज़गार मिल सके और यहाँ पर जनमानस का भरण पोषण अच्छी तरह से हो सके। भारतीय जनता पार्टी की अभी वर्तमान में सरकार रही है, लगातार देखते रहे हैं कि समर्थन करने वाले बबलू शुक्ला भी लगातार कहते थे एनटीपीसी के लिए या थर्मल पावर प्लांट के लिए। लेकिन जब आपकी सरकार नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी से आप दावा कर रहे हैं, तो फिर कैसे आ पाएगा इतना बड़ा प्रोजेक्ट? देखिए क्या है कि सत्ता पक्ष के विधायक अपनी बात को
प्रमुखता से विधानसभा में नहीं कह पाते हैं। इनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई गाइडलाइन हुआ करती है और स्वयं में इतनी इंटेलिजेंसी नहीं होती है कि हमें बात को कैसे रखना है। बात रखने का एक तरीका होता है, जिस बात को अगर प्राथमिकता के तौर पर रखा जाता है तो विधायक या सत्ता पक्ष का हो, या विपक्ष का हो, या किसी भी पार्टी का निर्दलीय हो, लेकिन उसी बात को वहाँ पर वजन दिया जाता है और उसके कार्य के लिए सहयोग किया जाता है। क्या एक मुद्दे से पूरे विधानसभा में आपको वोट नहीं, मिलेंगे? हमने एक मुद्दा नहीं रखा है, तो हमने आपको एक पहला मुद्दा बताया है। दूसरा मुद्दा क्या है कि जैसे हमारे छतरपुर शहर में यहाँ के विधायकों की गलती के कारण 8-9 योजनाएं हमारी छतरपुर से जा चुकी हैं। पहली तो आपकी एनटीपीसी है, दूसरा आपका इंटरनेशनल हवाई अड्डा चला गया, तीसरा आपका महाराजा कॉलेज का अस्तित्व खत्म हो गया, चौथा रेडियो स्टेशन ख़त्म हो गई, पांचवा एनआईए सेंटर ख़त्म हो गया, विश्वविद्यालय का काम आज तक नहीं लगा। और जैसे ही हमको ये मेडिकल कॉलेज मिला था और उस समय हमारी माननीय ललिता जी मंत्री थी, अगर इन्होंने ताकत के साथ विरोध किया होता तो शायद हमारे जो दतिया के नरोत्तम मिश्रा जी आदरणीय हैं, वो हमारे छतरपुर का मेडिकल कॉलेज ले गए और जी हाथ पे हाथ धरी बैठी रहीं तो शायद ऐसा नहीं होता। दूसरा, यहाँ पर जो बस स्टैंड में आपने देखा होगा जो रैन बसेरा बना हुआ था, केवल सत्ता पक्ष पार्टी के 2 नेताओं की ईगो की लड़ाई में आज भी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, चूँकि अब भाजपा ने तो अधिकृत कर दिया है ललिता यादव प्रत्याशी रहेंगी, कांग्रेस ने अभी अधिकृत नहीं किया है, लेकिन लगभग ये तय है कि आलोक चतुर्वेदी छतरपुर से मैदान। इन दोनों नेताओं के बीच में अपने आप को कहाँ महसूस करते हैं? देखिए, इन दोनों नेताओं के बीच में मैंने अपना जो घोषणा पत्र बना रहा हूँ कि जनता से और अपने विद्यार्थियों से, कर्मचारियों से अनुरोध करूँगा कि तीनों के चरित्र में, तीनों की योग्यता में, तीनों के कार्य करने की शैली में आप तुलना करिएगा। जो आपको अच्छा प्रत्याशी लगे उसको मतदान करिएगा। आपने एक लंबा जीवन शिक्षक कांग्रेस में भी निकाला है, शिक्षक कांग्रेस के लिए भी काम करते थे। क्या लगता है शिक्षकों का, कर्मचारियों का आपके लिए सपोर्ट रहेगा? शिक्षक कांग्रेस के साथ साथ पूरे शिक्षक समुदाय का मेरे पास 95% टीचरों का समर्थन है। कर्मचारियों का लगभग 60 से 70% समर्थन अन्य विभाग के कर्मचारियों का मुझे मिलेगा। चूँकि मैंने पूरे जीवन में 37 साल के यहाँ रहते हुए 35 साल मैंने यूनियनबाजी की है। शिक्षक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, फिर राजपत्रित संघ का अध्यक्ष रहा, इसके बाद संयुक्त मोर्चे का भी मैं अध्यक्ष रहा। तो मैंने सभी संघों को एक सूत्र में बांध करके, और मुझे कभी एक बार निर्वाचित होने के बाद दोबारा मुझे चुनाव नहीं लड़ना पड़ा, सर्वसम्मत से ही मुझे पद दे दिया जाता था। एक दूसरी चीज़ ये, अभी तो आम आदमी पार्टी में ही पहले तो लड़ाई है टिकट की। टिकट अभी घोषणा नहीं हुई है, अभी आप भी लगे हैं, भागीरथ पटेल भी लगे हैं, अनेक लोग दावा कर रहे हैं, तो इसमें क्या समझते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी में कोई लड़ाई नहीं है। पार्टी जिसको प्रत्याशी बनाएगी उसका प्रचार किया जाएगा। यदि भागीरथ जी को टिकट मिलता है तो हम उसका प्रचार करेंगे, और हमको टिकट पार्टी देती है तो भागीरथ जी हमारा प्रचार करेंगे। चूँकि महाराजपुर में रामजी पटेल को टिकट मिल चुका है और हमारे पुष्पेंद्र पटेल अध्यक्ष हैं ज़िले के, और हमारे पाल साहब के एक उम्मीदवार ऐसे हैं राजनगर में, उनको टिकट मिल रहा है। तो चूँकि सवर्णों में किसी को टिकट अभी तक न दावेदारी कोई कर रहा है, टिकट मिलने के चांस हैं। जब दावेदारी नहीं कर रहा तो क्यों मिलेगा? तो केवल ये छतरपुर की जो विधानसभा है, एक ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा है, तो ऐसे हमको ऊपर से संकेत मिले हैं कि आपको टिकट मिलना चाहिए। आपकी जीत का गणित क्या है? हमारी जीत का गणित क्या है कि हमने कम से कम अपने विद्यालय में 50,000 लड़कों को शिक्षा दी है, और वो मुझको छात्र जितने हैं आज भी जहाँ मिलते हैं बड़े सम्मानीय दृष्टि से और बड़ी श्रद्धा भाव से मुझको मिलते हैं। और कर्मचारी कम से कम बहुत ज़्यादा ज़िले का यहाँ पर रहता है। हमारे लौड़ी तहसील का भी 15 से 20,000 वोटर यहाँ पर है। तो इस प्रकार से अगर हमको हमारे छात्र और हमारे क्षेत्र के लोग और बाज़ार के जितने हमारे सेठ लोग हैं, उनके बच्चों को मैंने पढ़ा कर उनको शिक्षा दी है, उनके घर में एक चिराग बना करके दिया है जो आज भी उजेला कर रहे हैं। तो लोगों से मेरी जब चर्चा हुई तो बच्चे कहते हैं गुरुजी हम एक बार आपको शिक्षा के बदले मतदान ज़रूर देंगे। पिछले दिनों एक आपकी पार्टी की बैठक चल रही थी, उसमें एक आपका वीडियो ज़रूर वायरल हुआ। उसमें आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैंने कई अपराध झेले हैं, कई संघर्ष करे हैं। इसका पूरा जनता को बताएं कि क्या था वो वीडियो को कट करके लगाया गया था। एक हमारे प्रशांत शर्मा जी थे और एक रामलाल गौतम जी कहलाते हैं। इन्होंने केजरीवाल जी को जरा काले झंडे दिखाएंगे, नए पदाधिकारियों को जो गठन का है उनकी मारपीट करेंगे, इस प्रकार की जब मेरे सामने बात आई तो मैंने कमरे के अंदर ये समझाया था कि बेटे यार लड़ाई बड़ी ख़तरनाक होती है और हमारे परिवार के लोगों ने लड़ा है, और उस लड़ाई के कारण मैंने अपना छतरपुर आकर के जम गया। मैं 35 साल से गाँव में केवल खेती हमारी बटाई पे रही थी, हम खेती कराते नहीं हैं।
और लड़ाई के परिणाम बहुत बुरे होते हैं। उन लड़ाई के परिणामों को मैंने देखा है और काफ़ी नज़दीकी से देखा है, क्योंकि हमारे परिवार के ब्लड रिलेशन वाले लोग उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। तो उसके परिणामों के बारे में बताता था कि जब कोई कानून में एक बार फंस जाता है तो उसको बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। लड़ाई लड़ना साधारण बात नहीं है। तो उसको मैं समझा रहा था। अब उस समझाने वाली बात को उन्होंने कट करके बताया कि धमका रहा था। तो धमकाने की तो कोई बात ही नहीं थी, चूँकि मेरी कानून से कोई विवाद हुआ था। चूँकि किसी भी जो मैं शिक्षक रहा तो हर चीज़ के दुष्परिणाम क्या होते हैं, तो लड़ाई के उनको दुष्परिणाम बता रहा था मैं। हालांकि उस दौरान भी आपने संघर्ष झेला है। शिक्षा के विषय पे भी बात करें तो स्कूल समय भी कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें आपको सस्पेंड भी होना पड़ा था, और आज ये कहीं ना कहीं पार्टी में भी अभी से आपसी मतभेद होने लगे हैं। रानी अग्रवाल भी आई थी, उस दिन भी विवाद हुआ। इसको कैसे एक माला में पिरोएंगे पूरे कार्यकर्ताओं? देखिए, मैंने शिक्षकों की राजनीति की, विद्यालय में भी बहुत से संगठन खास तौर से जुलाई के माह में और परीक्षा के ओपन होने के समय पर आया करते हैं और अनावश्यक दबाव भी बनाया करते हैं। लेकिन मेरे काल में कभी किसी संगठन ने किसी प्रकार की कोई उद्दंडता नहीं की है। मैंने उनको किसी बात को समझा दिया है तो मेरी बात से सहमत होकर के और वापस चले गए हैं। और जितना अधिक से अधिक हो सकता था छात्र हित में, अभिभावक हित में मैंने कार्य किया है। रही बात पार्टी की, तो मैंने चूँकि 30 जून को मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ, 1 जुलाई को मैं पार्टी में आया और पार्टी में आने के बाद तत्काल की जो बातें थीं तो उस बातों की मुझे ज़्यादा गहराई पता नहीं थी कि पुराने लोगों को क्यों निकाला गया और नए लोगों को क्यों लिया गया। लेकिन आज की स्थिति में लगभग अब कहीं विरोध बचा नहीं है। छतरपुर विधायक के 5 वर्ष के कार्यकाल, आलोक चतुर्वेदी के कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं? मैं छतरपुर के 5 साल के कार्यकाल के रूप में सबसे बोगस कार्यकाल देखा है मैंने अभी आज तक के जीवन काल में। क्योंकि इनके अंदर इतना अहंकार है कि ये अपने किसी कार्यकर्ता की बात को सुनने को तैयार ही नहीं है, फील्ड में जाकर काम करने को तैयार नहीं है। जैसे भी आप देख रहे होंगे कि हर समाज के लोगों को दरवाजे घर बुला करके सम्मान करते हैं। भैया, घर बुला करके सम्मान करने का क्या मतलब है? कौन से उन लोगों ने इसी उपलब्धि की है? अगर किसी छात्र ने, किसी अभिभावक ने, किसी वकील ने या किसी कार्यकर्ता ने कोई उपलब्धि की है तो उनके घर जा कर के सम्मान करिए ना। आप तो उनको बुलाते हैं, भोजन कराते हैं और चंद पैसों का लोभ दगा, किसी को घड़ी देते हैं, किसी को 100 रुपये की साड़ी दे रहे हैं। इस प्रकार से आप वोटिंग के पहले किसी न किसी प्रकार के प्रलोभन दे रहे हैं। और मेरी दृष्टि में विधायक निधि के अलावा कोई बता दी कि इन्होंने कोई 1 पैसे का कार्य किया हो। मैंने इनसे निवेदन किया था कि 2 ठो कम से कम हाई स्कूल खुलवा दो। छतरपुर में बच्चियों की स्कूल में बहुत ज़्यादा अनुपात है, बच्चियों के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उबा सांसी करके बाहर भागती हैं। तो इन्होंने किसी भी विद्यालय का उन्नयन नहीं करा पाया। हमारे छतरपुर में सड़कों की हालत सब लोग देख ही रहे हैं। जो एक जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, कहते थे कि हम ब्राह्मण समाज के लिए कुछ करेंगे, वो इन्होंने नहीं किया। जबकि आपने देखा होगा कि मैंने मंदिर बनवा करके उसमें परशुराम जी की मूर्ति स्थापित कर दी है। तो किसी समाज के लिए एक समाज भवन बनवा देना ये कोई उपलब्धि नहीं होती है। समाज के या क्षेत्र के लिए उपलब्धि वो मानी जाती है जिसमें सभी जनमानस की भावनाएं जुड़ी हों और जनमानस उसको पसंद करे। वो तो मंचों से चिल्लाते हैं कि मैंने ना तो कमीशन लिया, मैंने तमाम विकास कार्य किए, मैंने तमाम योजनाएं लाई, विधानसभा में मेडिकल कॉलेज को लेकर लड़े। इन सब पर क्या कहें? देखिए, अब वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाई, तो योजनाओं को गिनाए कि कौन सी योजना लाए हैं। इन्होंने तो विधायक बनते ही सिंडिकेट बना करके बालू में लूट शुरू कर दी थी। पूरे हमारे लौड़ी तहसील के सभी कार्यकर्ता जितने बालू के बिजनेस व्यापारी थे, सबका व्यापार ठंडा कर दिया था। और आज भी अस्पताल में कार्य कर रहा है तो पज्जन भाई साहब के नाम से बालू डाली जा रही है। तो इनको माइनिंग के क्षेत्र में तो जो किसी को प्रवेश करने ही नहीं देते हैं। और अभी आपको एक मैं बहुत रोचक बात बता दूं कि लोहानी में एक खदान है जिसमें ऐसी मिट्टी निकलती है फास्फोरस युक्त कि जिससे खाद बनती है। तो इनकी जो मिट्टी है लंबे भाव में, और बंडा के पास एक DAP की खाद वो लगी हुई है, फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ खाद जाती है और वहाँ खाद बनती है DAP अन्नदाता, जो शुद्ध नकली खाद के रूप में किसानों को महसूस होती है। और DAP इफ़को खाद की पूर्ति नहीं कराई जाती। तो इस कार्य के लिए जी किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा होता है कि शायद आपको भी पता ना होगा कि अगर हमारे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि छतरपुर ज़िले के लिए अगर 1 लाख टन यूरिया चाहिए तो ओरिजिनल खाद केवल 20 लाख टन आती है ऐन मौके पर। और 20 लाख टन वैसी ड्यूटी सी बढ़ जाती है कि 2 दिन में बढ़ जाती है। फिर जब किसान परेशान होता है तो फिर उनको अन्नदाता DAP खाद सप्लाई कराई जाती है, जिसमें अधिकारियों की और दो विधायकों की मिली भगत से वो खाद आती है। और DAP इफ़को खाद से 100-200 रुपये सस्ती बोरी दी जाती है।
लेकिन उस खाद के डालने से फसलें या तो नष्ट हो जाती हैं या सूख जाती हैं या फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता है, फसल का सही उत्पादन नहीं हो पाता है। ये कौन कर रहा है? अब जिसकी खदान है आप पता करिए कि वहाँ पर जो एक शासकीय खदान भी है और एक प्राइवेट खदान भी है। अगर प्राइवेट खदान से 10 टन मिट्टी निकलती है तो सरकारी खदान से 1 टन मिट्टी निकलती है। तो ये सब मिली भगत से बहुत बड़ा मायने में खेला हो रहा है जो हर आदमी को पता नहीं है। पिछले वर्ष जो चुनाव था 2018 का चुनाव था, चूँकि जब उस समय आप शिक्षक थे, पर्दे के पीछे आपने आलोक चतुर्वेदी के लिए काम किया था, ऐसा हमारी जानकारी है, उनके साथ रहे हैं। आपसी मतभेद क्यों हो गए फिर? मैंने पर्दे के पीछे तो काम नहीं किया, लेकिन उनसे संबंध थे, उस परिवार से संबंध रहे हैं। लेकिन मतभेद होने का कारण एक हमारे जो डीओ संतोष कुमार शर्मा थे, उनके लिए शिक्षा वर्ग को बहुत परेशान किए थे। 55 टीचर हमारे सस्पेंड कराए थे और जो उनको खुलेआम संरक्षण देते थे और अपना साला बना लिया था। दूसरा, जो विद्यालय में हमारे 2 हॉस्टल बनाए गए, बॉयज़ और गर्ल्स, इन हॉस्टलों की एक लिए एक्चुअली में जो समय ललिता जी मंत्री थी वो 8 करोड़ 72 लाख रुपए लाइन थी और उन्होंने भूमि पूजन किया था बच्चा जेल के पास। 8 एकड़ ज़मीन थी वहाँ पर। तो मैंने इनसे निवेदन किया था कि हमारा एक हॉस्टल वहाँ बन जाने दीजिए और एक हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल हमारी फील्ड में बन जाने दीजिए। लेकिन उन्होंने अपने अहंकार के चलते पूरे स्टाफ की बात को नहीं माना और दोनों आज स्थिति ये हो गई है कि हमारे जो क्रमांक 1 विद्यालय था, विद्यालय है तो छात्र है, तो मैंने इनसे बहस की थी, तो पूरी फील्ड हमारी चौपट हो गई। आज बल्कि बच्चे वहाँ फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं और जो 8 एकड़ ज़मीन थी वो जो फिर कलेक्टर महोदय ने किसी दूसरी योजना के लिए आवंटित कर दी और बच्चों का हॉस्टल और बच्चियों का हॉस्टल आमने सामने बना दिया, जिसके बीच में मात्र सड़क है 25 फुट की। तो आज की स्थिति ये हो गई कि बच्चे तो प्रवेश ले रहे हैं हॉस्टल में, लेकिन बच्चियां प्रवेश नहीं ले रही हैं। जब मैंने उनसे ये निवेदन किया कि भाई साहब एक आपकी जिद है तो ठीक है, बन जाने दीजिए, तो हम बच्चों का रहने दीजिए, तो हमारी फील्ड भी बच जाएगी और बच्चे भी दूर रहेंगे। तो तर्क दे रहे थे कि लड़के लड़कियाँ साथ में पढ़ते नहीं हैं। तो मैंने इनसे निवेदन किया कि पढ़ना बात अलग है और हॉस्टल में 24 घंटे आमने सामने रहना बात अलग है। वो मैं उचित नहीं समझता हूँ और हमारा पूरा स्टाफ उचित नहीं समझता है। लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और फिर पुलिस भेज करके और मुझको गुंडा शब्द कह कि तुम गुंडागिर्दी करते हो, ऐसे शब्दों से उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया और इसके बाद उन्होंने कार्य निर्माण कार्य ज़बरदस्ती शुरू कराया। फिर स्टाफ कोई बोला नहीं और स्टाफ ने फिर कोई आज तक गया नहीं। तो इस कारण से मेरा फिर इनकी विचारधारा नहीं मिली और इनसे मैं दूर हो गया। जैसे कांग्रेस कह रही है कि आपको इस बार मैदान में आप उतर रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी के लिए आपको भाजपा उतरवा रही है आप पार्टी से, इस पर क्या कहेंगे? इस बात को छतरपुर में सभी लोगों को पता है कि भाजपा या कांग्रेस मेरे ऊपर कोई उतारने का फिर ही नहीं है और ना मैं किसी के इशारे पे चलता हूँ। मैं अपने विवेक से काम करता हूँ, मुझे कोई नहीं उतार रही है। रह गई बात ब्राह्मण वोट की, तो अब वास्तव में अगर पूछा जाए तो ब्राह्मण की परिभाषा तो ये है कि माथे पर कम से कम तिलक होना चाहिए, गले में कंठी की माला होना चाहिए, कांधे पर जनेऊ होना चाहिए, गायत्री का जाप करना चाहिए, त्रिकाल संध्या करना चाहिए। तो ये सब मैं करता हूँ, तो मैं अपने आप को श्रेष्ठ ब्राह्मण समझता हूँ। अब फिर आम ब्राह्मण वोट या आम जनता जिसको श्रेष्ठ समझे उसको मतदान करे। भाजपा की जो प्रत्याशी हैं वो पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं, छतरपुर से विधायक भी रह चुकी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे, उनका कार्यकाल के बारे में? मैं उनके कार्यकाल के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस समय जो कार्यकाल में रहता है, पद में रहता है, उसका जैसा विवेक काम करता है वो अपने समझ में जन कल्याणकारी कार्य करता रहता है। तो उनकी जब समझ में जो उन्हें उचित लगा वो करती रहे। अब हो सकता है कि आम पब्लिक को पसंद ना आया हो, वो बात अलग है। इस बार क्या लक्ष्य है? कांग्रेस को हराना है या भारतीय जनता पार्टी को हराना या दोनों को हराना है और अपने को जिताना है? देखिए, मेरा तो जो लक्ष्य है और जो मैंने अभी तक व्यक्तिगत संपर्क के तौर पे ये किया है, तो लोगों का तो मुझे ये रुझान समझ में आता है कि भैया विकल्प के रूप में कोई नहीं था। अगर आप विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी की ओर से आते हैं तो हमें ना बीजेपी पसंद है ना कांग्रेस पसंद है, हम आपका समर्थन करेंगे। और केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं, जो लोग भोपाल और दिल्ली हो आए हैं और उन्होंने केजरीवाल जी का वहाँ जो मॉडल देखा है उस मॉडल को पसंद करते हैं। तो वास्तव में जो आदमी पढ़ा लिखा होता है तो उसकी एक अच्छी विचारधारा होती है, जन कल्याणकारी विचारधारा होती है, तो लोग आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर कह देते हैं कि हाँ भाई मध्य प्रदेश के लिए नई है, तो बात हकीकत है कि कैंडिडेट भी नया है, पार्टी भी नई है। लेकिन जैसे पार्टी प्रत्याशी घोषित करती है और आम आदमी पार्टी अगर मेहनत के साथ कार्य करेगी तो अक्टूबर के लास्ट तक हम दौड़ में आगे हो जाएंगे। यदि आखिरी सवाल है, यदि पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैदान में उतरेंगे क्या?
पार्टी टिकट ना देगी ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन अगर नहीं देती है तो पार्टी में जो उतरेगा हम उसी लिए काम करेंगे। पार्टी में जो उतरेगा उसके लिए काम करेंगे और पढ़ा लिखा विधायक होना चाहिए, ऐसा बेनी प्रसाद चंसोरिया जी का कहना है। अब आगामी दिनों में ये पता चलेगा कि वो चूँकि आम आदमी पार्टी उनको प्रत्याशी बनाती है तो वो मैदान में उतरेंगे और उनका क्या विज़न है ये आपको हमने सुनाया। संजय अवस्थी के साथ सुबोध त्रिपाठी, पैप्टिक टाइम, छतरपुर।